तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने जो पर परागण का उदाहरण बताया वो पर परागण का उदाहरण पपीता, भांग और शहतूत था। आगे देखिए एक अन्य प्रकार का जो परागण होता है उसे हम सजातीय परागण कहते हैं। कौन सा परागण होता है? सजातीय परागण। याद रखिएगा सजातीय परागण अलग से पूछा जाता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण बन जाता है। तो कौन सा परागण? सजातीय परागण। आप देखिए यदि किसी एक पादप के प्रथम पुष्प के वर्तिकाग्र प्रथम पुष्प के पुंकेसर से परागकण निकल करके उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर चले जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऐसे परागण को हम सजातीय परागण कहते हैं। देखिए क्या कह रहा हूं मैं, जब किसी एक पादप के किसी एक पुष्प के पुंकेसर से परागकण निकल कर उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाता है। किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाता है। तो ऐसे परागण को सजातीय परागण कहते हैं। तो ऐसे परागण को सजातीय परागण कहते हैं। तो ऐसे परागण को हम कैसा परागण कहते हैं? सजातीय परागण कहते हैं। वास्तव में सजातीय परागण में आप समझिए स्वपरागण के ही उदाहरण लिखे जाते हैं। सजातीय परागण वास्तव में देखिए जो सजातीय परागण है तो वह प्राकृतिक रूप से तो पर परागण में आता है। क्या कह रहे हैं? यह जो सजातीय परागण है वह प्राकृतिक रूप से देखेंगे तो यह किस में आता है? पर परागण में आता है। याद रखिए ना, एक पुष्प के पुंकेसर से परागकण निकल करके किसी अन्य पुष्प पे चला जा रहा है, ऐसा क्या होता है? पर परागण में होता है। किंतु अगर इसको हम जीन रूप से देखते हैं, जीन रूप से या आनुवांशिकी रूप से, जीन को आनुवांशिकी रूप भी कहते हैं, तो आनुवांशिक रूप से क्या कहें? आनुवांशिक रूप से। तो आनुवांशिक रूप से अगर हम इसकी बात करेंगे तो यह स्वपरागण में रखा जाएगा। किस में रखा जाएगा? स्वपरागण में। तो याद रखिए सजातीय परागण को हम स्वपरागण और पर परागण में दोनों रख सकते हैं। उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। यदि यह प्रश्न आपको समझ में आ रहा है तो आप इस तैयारी को इसी चैनल के माध्यम से जारी रखिए और परीक्षा में 90% से ज्यादा का लक्ष्य बनाइए। धन्यवाद।